क्लास में हमने सीखा था कि टाइप ऑफ न्यूरॉन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स, और उसके बाद में हमने इसके अंदर जानना था कि कैसे न्यूरॉन के अंदर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक इंपल्सन जनरेट होते हैं। तो आज हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक इंपल्सन जनरेशन इन न्यूरॉन। सो द टॉपिक इज जनरेशंस एंड द कंडक्शंस ऑफ द नर्व इंपल्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक इंपल्सन जनरेट होते हैं या कहेंगे जो इंपल्स जनरेट होते हैं वो न्यूरॉन में किस तरीके से जनरेट होते हैं। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीज समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो न्यूरॉन एक लॉन्ग थ्रेड है जो हमारे हाथ में या कहेंगे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पूरा फैला हुआ है, उस न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले कौन सी स्टेज रहती है और किस तरीके की मेम्ब्रेन है। तो मैं यहाँ पर आपको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट देता हूँ। देखिए एक बेसिक एक न्यूरॉन स्ट्रक्चर है, ये न्यूरॉन का साइटोन पार्ट है और ये एक्सॉन है। हम जानते हैं कि जो इंपल्स जनरेशन होता है वो साइटोन से एक्सॉन्स की तरफ होता है, मतलब इंपल्स हमेशा साइटोन से एक्सॉन की तरफ जाएगा। अच्छा, साइटोन से एक्सॉन की तरफ ये कैसे जाएगा, हम कैसे समझेंगे कि साइटोन से एक्सॉन्स की तरफ ही जाता है। तो स्टिमुलेशन होता है वो डेंड्राइट से आता है। डेंड्राइट्स हमारे रिसेप्टर्स में प्रेजेंट होते हैं और रिसेप्टर्स क्या है, हमारी स्किन भी है, ठीक है, हमारे बॉडी के अदर पार्ट, हमारी स्किन के अंदर डिफरेंट पार्ट, नोज, चेक है, ये स्किन के पार्ट है, फिंगर्स के पॉइंट्स हैं, ये हमारे सारे रिसेप्टर्स हैं जो हमको ये सेंस देते हैं। अब जनरेशंस ऑफ इंपल्शंस को जानने से पहले हम थोड़ा सा न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे। कल मैंने आपको बता दिया था कि एक्सॉन की वजह से जो एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट्स होती है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन था, बट उसी के अंदर माइलिन शीट्स के अंदर की तरफ जो एक्सॉन मेम्ब्रेन होती है जिसको एक्सोप्लाज्म या के ऊपर वाले एक्सोलेमा भी बोलते हैं, तो ये है एक्सॉन और ये ऊपर वाली और ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन आपको दिख रही है दिस इज कॉल्ड एक्सोलेमा। ये देखिए एक्सोलेमा हमने यहाँ पर मार्क किया है। इस एक्सोलेमा के अंदर देखिए मैंने ऊपर की पार्ट को थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन में फोकस किया है। जो एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा, इस एक्सोलेमा को देखेंगे। देखिए सबसे पहले जैसे अभी मैं खड़ा हूं, अभी मेरे न्यूरॉन में कोई इंपल्सन नहीं किया, क्योंकि ना तो मैंने पिन मारा है नहीं मेरा हाथ किसी हॉट प्लेट पे है, तो अभी ये रेस्टिंग स्टेज में होता है। इसको अपन बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। मगर रेस्टिंग पोटेंशियल जानने से पहले हम थोड़े से मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं, फिर रेस्टिंग पोटेंशियल को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए उस कंडीशंस में इस स्ट्रक्चर्स को अगर देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर्स को हमने हाई रेजोल्यूशन पे देखा, चूंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही है तो इसको एक्सोलेमा, एक्सॉन की मेम्ब्रेन, इसको एक्सोलेमा भी बोल सकते हैं या एक्सॉन प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। देखिए ये लिपिड्स की बाइलेयर है। अब हमने सेल चैप्टर में भी ये सीखा हुआ है कि सेल जो होती है, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट तरह के कैरियर्स प्रोटीन होते हैं, डिफरेंट कैरियर प्रोटीन, उन्हीं को यहाँ पर फिर से दिखाने की कोशिश की गई। जैसे ये देखो पहला कैरियर प्रोटीन मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये कैरियर प्रोटीन एक पंप है जिसको सोडियम और पोटेशियम पंप के नाम से जाना जाता है। ये हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है कि हम कहेंगे देखो सरफेस के हिसाब से ये जो सोडियम है 3 सोडियम को बाहर की तरफ लेके जाता है और 2 सोडियम को सेम टाइम पे अंदर की तरफ लाता है और इसमें एक एटीपी का यूज करता है। तो ये काम जो है एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सोडियम आयन है वो बाहर बहुत ज्यादा है और अंदर बहुत कम है, तो हिसाब से तो अंदर बाहर से अंदर जाना चाहिए, मगर इसने पंप ने क्या किया, उन्हीं सोडियम को अंदर से बाहर भेजा है, मतलब वर्क जो किया है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट किया है। तो कहते हैं 3 सोडियम मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, और हमेशा कोई भी वर्क डन जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है उस वर्क डन के लिए हमें एटीपी या एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। सेम टाइम पे when sodium ion move from inside to outside, so that time 2 potassium ion also move from outside to inside। हम कह सकते हैं कि पोटेशियम आयन अंदर की तरफ बहुत ज्यादा है। देखो यहाँ पर पोटेशियम आयन मैंने लिखा है, देखो अंदर की तरफ क्या है, ये अंदर की तरफ मार्क किया पोटेशियम आयन है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है। ये एक्सॉन के अंदर है, किसमें, एक्सोप्लाज्म के अंदर, किसको, एक्सोप्लाज्म, ये एक्सोप्लाज्म के अंदर है। तो अब चूंकि ये अंदर है तो इनको नॉर्मली अंदर से बाहर जाना चाहिए, मगर ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो सेम टाइम पे जब एक एटीपी यूज होता है तो जो पंप होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर वो 3 सोडियम बाहर की तरफ पंप करते हैं और 2 पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म की तरफ पंप करते हैं। तो ये हमारा एक कैरियर प्रोटीन का फंक्शन हो गया जिसको हमने पंप के नाम से जाना था।
दूसरे कैरियर प्रोटीन यहाँ पर वोल्टेज गेट लगे हुए हैं। ये वोल्टेज गेट होता है एक तरीके से ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ही काम आता है। देखिए मैंने लिखा है यूज इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, मगर जब ये ओपन होंगे तो एक बार इनको खोलने के लिए इंपल्शंस की जरूरत होती है। अभी देखिए दोनों मैंने क्लोज बनाया, एक पोटेशियम गेट बनाया, एक मैंने सोडियम गेट के नाम पे बनाया। ये वोल्टेज गेट, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ कैरियर प्रोटीन, ये भी एक तरीके के कैरियर प्रोटीन ही है। सारे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के चैनल्स बनाते हैं। तो ये वोल्टाज गेट चैनल, ये पंप चैनल्स, सारे चैनल्स ही है ना, पंप चैनल्स के नाम से जाना जाता है। दिस इज अगेन कैरियर प्रोटीन। ये जो कैरियर प्रोटीन है यहाँ पर ये ओपन कैरियर प्रोटीन है। ओपन कैरियर प्रोटीन का मतलब इसमें एक सिंपली पोर होता है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ काम करते हैं, मतलब दे आर यूज इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया दिया था कि सोडियम है वो बाहर की तरफ ज्यादा है और पोटेशियम है वो अंदर की तरफ ज्यादा है। तो ये देखिए सोडियम चैनल जो है वो क्या करेगा, सोडियम को इधर की तरफ भेजेगा और पोटेशियम को बाहर की तरफ भेजेगा। तो इस तरीके से ये काम करते रहते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये कब काम करते हैं, जब इंपल्शंस होता है तब काम करते हैं, जब इंपल्शंस नहीं होता है तब काम करते हैं, या रेस्टिंग स्टेज में काम करते हैं या एक्टिव फेज में काम करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कोई भी स्टेज हो, भले वो रेस्टिंग पोटेंशियल हो, भले वो पोलराइजेशन हो, भले वो एक्टिव स्टेजेस हो, भले वो रीपोलराइजेशन हो, भले वो डीपोलराइजेशन, जो भी मैंने वर्ड बोले हैं, कोई भी स्टेज हो, उन सभी कंडीशंस में ये हमेशा ओपन ही रहेंगे और हमेशा काम करते ही रहेंगे। मतलब इनका काम कभी भी नहीं रुकता है, ये हमेशा ही वर्क करते रहते हैं, सेल किसी भी स्टेज में रहे। बस इनका सिंपल सा फिनोमिनन है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ काम करना है, मतलब हाई टू लो जाना है। अगर सोडियम बाहर ज्यादा है तो अंदर की तरफ जाएगा, अगर अंदर ज्यादा है तो बाहर की तरफ जाएगा। बस इनको इतना समझ में आता है, ये कभी भी बंद नहीं होते। सेल किसी भी स्टेज में काम कर रही हो, ये हमेशा ओपन ही रहेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से हमने कितने, देखो, एक पंप के बारे में जाना, एक कैरियर प्रोटीन वोल्टेज गेट के बारे में जाना और एक कैरियर प्रोटीन आयन चैनल्स के बारे में जाना। और सभी को हम चैनल्स बोल सकते हैं। देखो ये आयन चैनल्स कैरियर प्रोटीन है, ये वोल्टेज गेट कैरियर प्रोटीन है और ये पंप कैरियर प्रोटीन है। तो ये सारे कैरियर प्रोटीन ही है, मगर डिफरेंट नाम से और डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से यहाँ पर दिए गए। अब हम मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि मेम्ब्रेन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे काम करते हैं। मैंने अभी आपको बता दिया था कि जब किसी भी न्यूरॉन में कोई भी इंपल्शन जनरेशन नहीं हो रहा है, इट मींस व्हाट, दे आर इन स्टेबल कंडीशन और इन रेस्टिंग फेज। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था कि यही मेम्ब्रेन है, ये कैसी रेस्टिंग फेज में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा है तो बाहर की लेयर पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर की तरफ ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, अंदर की मेम्ब्रेन है वो नेगेटिव चार्ज है। तो इस कंडीशंस को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जब आपकी बॉडी में कोई इंपल्शन जनरेट नहीं हो रहा है तब मेम्ब्रेन पोलराइज्ड रहती है। और उस पोलराइज्ड कंडीशंस में क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं कि उस कंडीशंस को अपन बोलते हैं रेस्टिंग फेज। और रेस्टिंग फेज के अंदर नॉर्मल नर्व फाइबर इन द रेस्टिंग स्टेज, मैंने अभी आपको बताया कि कोई इंपल्शन जनरेट नहीं हो रहा है मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में, तो वो रेस्टिंग स्टेज में रहेगा। ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज उसी कंडीशंस में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस टाइम और ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेज बोथ वोल्टेज गेट क्लोज, दोनों वोल्टेज गेट देखो आपको क्लोज दिख रहे हैं। ओनली सोडियम पोटेशियम पंप एंड सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल वर्क, देखिए ये पंप काम कर रहा है और ये आयन चैनल काम कर रहे हैं। मैंने आपको बता ही दिया था कि हमेशा काम करते ही रहेंगे। अभी कैसे काम करते हैं, देखिए सोडियम पोटेशियम पंप वर्क अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि एटीपी यूज करके ये शो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ 2 पोटेशियम इनसाइड, 2 पोटेशियम देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इनफ्लक्स, अंदर की तरफ आना इनफ्लक्स, and 3 sodium ion outside, this is called efflux। इसको अपन ने क्या बोला, efflux बोला। from the exoplasm use 1 ATP, ये किसके लिए करते हैं, एक्सोप्लाज्म के लिए करते हैं और यहाँ पर एक एटीपी को यूज करके एडीपी बना देते हैं। तो यहाँ पर ये काम हो गया। दूसरा हमारे पास में ये तो चूंकि दोनों क्लोज होते हैं इनकी तो बात ही खत्म होगी, इन चैनल्स की बात कर रहे हैं। तो इन चैनल्स के अंदर क्या होगा, हमेशा ये ओपन ही रहेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब अगर मैं बात करता हूं इसके मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की, तो एक
ऑसिलोमीटर होता है, तो इसको अपन बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप मीटर होता है। इसके अंदर अगर हम रेस्टिंग पोटेंशियल वाली मेम्ब्रेन को रखते हैं तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना आता है, वहां पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस आता है -70 माइक्रोवोल्ट, -70 माइक्रोवोल्ट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है। अब यहाँ पर जो -70 पोटेंशियल डिफरेंस है वो कब है, रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर, जब मेम्ब्रेन होगी उस कंडीशन में पोलराइज स्टेज में रहेगी, पोलराइज मेम्ब्रेन प्रेजेंट। इस कंडीशन में मेम्ब्रेन के अंदर पोलरिटी है, अंदर वाला पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज है और आउटर सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये दोनों कंडीशंस को अपन पोलराइजेशंस बोलते हैं और उस कंडीशंस में मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में रहती है। और सेम टाइम पे जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल में है तो अगेन दोनों वोल्टेज गेट बंद रहेंगे, सिर्फ पंप वर्क करते हैं और सिर्फ चैनल्स वर्क करते हैं। और आपको फिर से बता दूं, सेल रेस्टिंग पोटेंशियल से बाद में भी एक्टिव पोटेंशियल में भी आएगी, एक्शन पोटेंशियल में आएगी, उस टाइम में भी ये जिसको मैंने पंप बोला वो और ये चैनल्स ये हमेशा वर्क करते ही रहेंगे। तो अभी जो आगे हम समझेंगे उसमें ये गेट का ओपन होना होगा कि ये गेट किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल में ओपन होते हैं। तो हमने इसकी एक फेज जानी जिसको मैंने पोलराइजेशंस बोला था, और ये किसके अंदर आती है, रेस्टिंग फेज के अंदर आती है। रेस्टिंग फेज के अंदर अगेन मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना, -70 माइक्रोवॉट है। ये मुझे कैसे पता चला, फिर से बोल रहा हूं, ये हमने एक ऑसिलोस्कोप, एक फिजिक्स इक्विपमेंट है, उसको यूज करके ये पता किया कि मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर हमारा ये रेस्टिंग पोटेंशियल और मेम्ब्रेन के अंदर किस तरीके से ये पंप्स और वोल्टेज गेट और चैनल्स लोकेटेड होते हैं वो हमने एक न्यूरॉन के अंदर पता कर लिया। अब हम इसके बाद की स्टेज जानते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर ये पोलराइजेशंस का है वो डीपोलराइजेशंस होता है या वेरिएबिलिटी आती है। तो हम नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं डीपोलराइजेशन, या हम कहेंगे कि यहाँ पोलराइजेशन खत्म हो गया, अब हम सीखते हैं डीपोलराइजेशन।